अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बॉर्डर साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये टू वर्ड से बना है, एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक जो है ये ग्रीक वर्ड एंडो और प्लाज्मिक से बना है। एंडो का मतलब है इन या इनसाइड और प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म। और जो रेटिकुलम है ये लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है नेटवर्क या रेटिकुलेट अपीयरेंस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रेटिकुलेट अपीयरेंस देते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये नेटवर्क है जो रेटिकुलम जो लैटिन वर्ड है जो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मेम्ब्रेन का विद इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये ऑर्गेनेलिज है और यूकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते सिवाय राइबोसोम के। सिर्फ राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, बाकी वो भी यूकैरियोटिक से मुख्तलिफ राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम्स मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है जो कि मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है। एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, और लिपिड मेटाबॉलिज्म भी ये करता है। एंड दी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन, जो ड्रग और पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नेटवर्क ऑफ लेटेंट फील्ड सेक, लेटेंट चिपटे हुए सेक्स हैं जो कि फ्लूइड से भरे हुए हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स है जो कि चिपटे हुए हैं और फ्लूइड से भरे हुए हैं, और ये थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म मौजूद है। पूरे साइटोप्लाज्म में ये चिपटे हुए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये चिपटे हुए मेम्ब्रेनस सेक्स हैं, तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये पूरे चैनल बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। तो ये अगर यहाँ पे हम देखें तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके ये थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन है वो मौजूद होते हैं, जो नेटवर्क है वो मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिस्कवर किया था पोर्टर ने 1945 में प्लांट और एनिमल्स के सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे उनको रेटिकुलेट अपीयरेंस के मेम्ब्रेन देखे, वहाँ पे सेल के अंदर उसको मेम्ब्रेन्स देखे जो रेटिकुलेट इन अपीयरेंस थे, तो रेटिकुलेट थे और इनसाइड द साइटोप्लाज्म थे, तो उन्होंने उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। पोर्टर ने 1945 में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया और उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया उसको। उसके बाद अल्बर्ट था, उन्होंने मज़ीद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की। पिछले जो टेक्निक पढ़े थे हमने सेल बायोलॉजी, उसमें डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल हमने पढ़ा था कि किस तरह डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है और किस मकसद के लिए की जाती है। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, अगर हम किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि वो अलहदा फॉर्म में मौजूद हो, तो हम उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो उसको अलहदा करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से और दूसरे ऑर्गेनेली से, तो उन्होंने अलहदा किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल से थ्रू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। और अल्बर्ट ने इस बारे में कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में मौजूद है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंसेप्ट जो था ये अल्ब्रेट क्लर्ट ने दिया था 1949 में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। और तो उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास ये टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में मौजूद है। एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली ये सेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फ्लैटेंड सेल जिसको हम
सिस्टर्नी कहते हैं। तो इस किस्म के अगर ये हम देखें तो ये एक सिस्टर्नी, ये सिस्टर्ना है और ये दूसरा सिस्टर्ना, कंबाइन ये हम इसको सिस्टर्नी कहते हैं। तो सिस्टर्नी होते हैं, इसमें मुख्तलिफ सिस्टर्ना मिल के सिस्टर्नी बनाते हैं जो एंडोप्लाज्मिक कॉलम है। तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम है वो इसको रफ इसलिए कहते हैं कि इसके बाहर के सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम। और जिसके बाहर के सरफेस पे राइबोसोम मौजूद नहीं होते उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम। तो ये दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम प्रेजेंस है ऑन द सरफेस, कि अगर सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद है तो हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम, अगर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है तो हम इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम है इसके जो स्ट्रक्चर जो बाहर के जो सरफेस है इस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं आउटर सरफेस पे रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम के अंदर, और इसके लोकेशन जो है ये सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास मौजूद होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम कनेक्ट है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम। और इसका फंक्शन ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, प्रोटीन की सिंथेसिस करना और उसकी प्रोसेसिंग करना, ये काम है रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम के बाहर के सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और वही राइबोसोम जो है जो मैसेंजर आरएनए को जो कोडिंग मौजूद होती है मैसेंजर आरएनए पे उसको रीड करके अमीनो एसिड की असेंबली करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। जो मैसेंजर आरएनए पे जो कोड मौजूद होते हैं उसको वो डिकोड कर देता है और अमीनो एसिड की असेंबली हो जाती है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। और वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है या प्रोटीन जो है ये एंडोप्लाज्मिक कॉलम के अंदर चला जाता है प्रोसेसिंग के लिए। वो उसके प्रोसेसिंग के जरिए उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है ताकि उसकी 3 डायमेंशनल शेप बने। जो प्रोटीन है जब तक उसकी 3 डायमेंशनल शेप नहीं बनती तो उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, शेप हो, तो इसकी फोल्डिंग होती है ताकि 3 डायमेंशनल शेप इसकी बने जो प्रोटीन है। तो उसके बाद जब उसकी 3 डायमेंशनल शेप बन जाती है तो जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है जिस मकसद के लिए ये अमीनो एसिड की असेंबली हुई थी और पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बना था वहाँ पे वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन में काम है तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। तो अगर कोई एंजाइम के लिए है एंजाइम है तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर काम है तो साइटोप्लाज्म के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। या अगर एंडोप्लाज्मिक कॉलम के अंदर इसका काम है तो एंडोप्लाज्मिक कॉलम के अंदर जो फंक्शन उसका होता है जो मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं तो उस प्रोटीन में वो फिट किया जाता है। उसके बाद जो एग्जांपल है जो प्रोटीन बनता है जैसा कि एंजाइम्स हैं जो मुख्तलिफ सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसकी प्रोडक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम के थ्रू होती है। या रिसेप्टर है जो सेल सिग्नलिंग के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम के अंदर बनते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं इसके सरफेस पे वही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं रिसेप्टर का जो सेल सिग्नलिंग के काम करते हैं। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन में जो आयंस चैनल मौजूद है या पंप्स मौजूद है तो चैनल है या पंप की फॉर्मेशन जो होती है जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है जो प्रोटीन बनते हैं चैनल से बनते हैं या वो प्रोटीन जैसे पंप बनते हैं तो वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम इसकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम जो है इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, जो इसकी सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते और ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स होते हैं। और जो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम है ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब था और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है। मतलब अगर न्यूक्लियस हम देखें तो न्यूक्लियस उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम होगा, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगी। तो फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम की फंक्शन जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म है, मतलब लिपोजेनेसिस है या लिपोलाइसिस है, ये दोनों काम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम के अंदर होती है। जैसा कि अगर हम देखें कि लिपिड की सिंथेसिस है जैसा कि फैट बन जाते हैं और फास्फोलिपिड्स बन जाते हैं जो कि लिपिड के टाइप्स हैं, तो फैट्स का बनना या फास्फोलिपिड का बनना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम के अंदर होती है। और जो फास्फोलिपिड है ये
एक अहम कंपोनेंट है जो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बनते हैं, तो वहाँ पे फास्फोलिपिड का काम है। या लिपिड जो है ये एनर्जी के लिए भी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। उसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। और ये जो मुख्तलिफ एंजाइम मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो उसको ड्रग्स को या पॉइजन को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई इस अंदाज में करते हैं कि उसको वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, और वाटर सॉल्युबल बनाने के बाद वो इस तरह बन जाते हैं कि हम उसको इजीली एक्सक्रीट कर सकते हैं, उसको इजीली एक्सक्रीट किया जाता है। तो पहले वाटर सॉल्युबल बनाते हैं कि वो वाटर सॉल्युबल हो, जो ड्रग है या पॉइजन है उसको पहले एंजाइम के थ्रू वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, और फिर उसको इस तरह बनाते हैं कि वो इजीली एक्सक्रीट हो। तो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। उसके बाद है कैल्शियम स्टोरेज। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिजर्वायर है कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन का ये रिजर्वायर है, और जब ज़रूरत होती है तो वो कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। जैसा कि मसल कंट्रैक्शन के दौरान जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, और सेल सिग्नलिंग के दौरान भी वो कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं। तो जब सेल को ज़रूरत होती है तो वो कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, और ये रिजर्वायर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रिजर्वायर है कैल्शियम आयन का। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है ये लीवर, तो लीवर के अंदर होता है। तो लीवर के जो सेल्स हैं उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिकदार ज़्यादा होगी। जो मोस्ट एबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो लीवर सेल के अंदर होगा, और मसल सेल, जो मसल कंट्रैक्शन के दौरान जो है कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, और कैल्शियम रिजर्वायर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मसल सेल के अंदर और लीवर सेल के अंदर सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल और लीवर सेल के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन है वो इस तरह होती है कि जब न्यू सेल बन जाता है तो कुछ मिकदार जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मौजूद होती है, तो चूंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन से बना है, और मेम्ब्रेन जो है ये फास्फोलिपिड से बने हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फास्फोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सपेंड करने के लिए फास्फोलिपिड की फॉर्मेशन करता है। तो लिपोजेनेसिस शुरू हो जाता है और फास्फोलिपिड बनना शुरू हो जाते हैं, और फास्फोलिपिड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सिस्टर्निस हैं, वो इसकी एक्सटेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि फास्फोलिपिड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और जो प्रोटीन इन्वॉल्व है इस मेम्ब्रेन्स में, और तो जो भी प्रोटीन इन्वॉल्व है उसकी फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की सरफेस के ऊपर जो राइबोसोम्स मौजूद है वो फॉर्मेशन करेंगे जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो फॉर्मेशन जो है उसकी जब होगी तो फास्फोलिपिड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो प्रोटीन बनेंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे, उससे वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।